नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का सेट नंबर 83 83 नंबर सेट देखेंगे और सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुहरें जो होती थी वह किससे बनी होती थी? तो वो सेलखड़ी से बनी होती थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलखड़ी। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहाँ की जो बर्तनें होती थी वो मिट्टी की बनी होती थी और आग में पक्की मिट्टी के बर्तन को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसमें जो है पर्दा प्रथा प्रचलन में था, वेश्यावृत्ति भी प्रचलन में थी। मनोरंजन के लिए ये लोग शिकार करना, मछली पकड़ना आदि करते थे। वहीं बात करें सत्ता जो थी वह मातृ सत्तात्मक था और लिपि जो था सिंधु घाटी सभ्यता का वह भाव चित्रात्मक था। भाव चित्रात्मक था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अल-बरूनी की रचना किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो किताबुल हिंद या फारसियन में लिखा गया है, यानी फारसी में लिखा गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा में लिखा गया है। चलिए कुछ अनुवादित पुस्तकों को हम लोग जान लेते हैं। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने किया। वहीं भगवत गीता का फारसी में अनुवाद ये किसने किया था? तो ये राजा टोडरमल ने किया था। वहीं बात करें अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद यह किसने किया था? तो यह किया था सर हिंदी ने किया था। वहीं बात करें लीलावती, तो लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। किसने किया था? फैजी ने किया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। और हुमायूं नामा यह फारसी में लिखा गया पुस्तक आत्मकथा थी हुमायूं का, यह किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। चलिए, और फिर तबकाते अकबरी ये फारसी में लिखा गया निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये विद्रोह जो हुआ था यह किस वर्ष हुआ था? तो यह फरवरी 1946 में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ लेते हैं। 18 फरवरी 1946 को रॉयल नेवी के HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव, खराब भोजन तथा कम वेतन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया था। इन सैनिकों ने BC दत्त नामक नाविक को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, वह भी छोड़ने की मांग कर रहे थे और ये लोग हड़ताल करने लगे। तो सरकार के दमनात्मक रुख को देखते हुए पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अली जिन्ना ने जो है नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया। अंततः जाकर उन्होंने आत्मसमर्पण कब किया था? तो 23 फरवरी 1946 ईस्वी को इस आश्वासन के बाद उन्होंने यह जो है विद्रोह खत्म किया था कि उनका दमन नहीं किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, जैन धर्म संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है तो कौन से वंश जो है प्रसिद्ध थे? तो राष्ट्रकूट वंश, कंदम वंश और सोलंकी वंश, ये तीनों जो है प्रसिद्ध से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों वंश के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। बात करें राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग और राजधानी थी मान्यखेत। कहाँ थी? मान्यखेत राजधानी थी। कंदम वंश की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे वह थे मयूर शरवण। कौन थे? मयूर शरवण थे और इनकी राजधानी कहाँ था? वनवासी था। बात करें सोलंकी वंश, तो इसके जो संस्थापक थे वह थे मूलराज प्रथम। कौन थे? मूलराज प्रथम। और इनका जो राजधानी था वह था अहिलवाड़। कहाँ था? अहिलवाड़ जो है इसका राजधानी था। इसी सोलंकी वंश के शासक थे भीम प्रथम, जिन्होंने दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न है साल्वाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। तो साल्वाई की संधि यह किस युद्ध से संबंधित है, तो यह संबंधित है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो समाप्त हुआ था वह साल्वाई की संधि से समाप्त हुआ था। कब? ये संधि हुआ था 1782 ईस्वी में। जबकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये कब हुआ था, तो ये 1803 से 1805 और इसके दौरान देवगांव की संधि हुआ था। देवगांव की संधि हुआ था 1803 ईस्वी में। वहीं जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वह जो है 1817 से 19 तक चला था और इसी के दौरान हुआ था मंदसौर की संधि। मंदसौर की संधि हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ। तो ये हुआ था अकबर के दरबार में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के दरबार में। बात करें अकबर की, तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर। बहुत बार एग्जाम में आया है, इसे भी याद रखना। 15 अक्टूबर 1542 को 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। किसके यहाँ हुआ था? तो अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। इनका बचपन का नाम, अकबर का बचपन का नाम जलाल था। क्या था? जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन 1556। जबकि हम लोग जानते हैं बाबर का जन्म भी 14 फरवरी को हुआ था ना, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। इनका राज्याभिषेक हुआ था अकबर का 14 फरवरी 1556 को। पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे इसका राज्याभिषेक हुआ था। वहीं बात करें अकबर, तो अकबर ने अकबर के जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं उससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में। अकबर ने तीर्थयात्रा कर समाप्त किया था। कब किया था? 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने 64 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में। वहीं बात करें फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था। कब? 1571 ईस्वी में, 1571 ईस्वी में। इबादत खाने का निर्माण अकबर ने किया था 1575 ईस्वी में। सभी धर्मों को इजाज़त दिया था 1578 ईस्वी में। 1500 मजहर की घोषणा अकबर ने कब किया था? 1579 ईस्वी में। वहीं दीन इलाही की स्थापना अकबर ने किया था 1582 ईस्वी में। और इलाही संबद शुरुआत किया था 1583 ईस्वी में। ये सारे डाटा याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा यानी 50% हिस्सा तय किया? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1266 ईस्वी में। 1266 ईस्वी में जन्म हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान रणथंभौर के विरुद्ध था, जहाँ पे शासन कर रहा था पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारी। और ये अभियान कब किया था? 1301 ईस्वी में। बात करें मलिक कफूर की, तो इसका जो प्रमुख सेनापति था, अलाउद्दीन का महान सेनापति था, जो इन्होंने गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इन्होंने अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि से धारण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, फिर सीरी का किला और हौज खास आदि का भी, और जमायत खाना मस्जिद, ये सारे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। इन्होंने 2 कर लगाया था, चरी कर और घड़ी कर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा की गई थी? तो विदेशी महिला द्वारा किस कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था? तो ये किया गया था 1917 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसकी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1917 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं इसकी अध्यक्षता किया था एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता किया था, और वह पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी। वह पहली महिला थी। वहीं बात करें भारत की पहली महिला कौन थी? तो
तो ये थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरोजनी नायडू। और ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। वहीं इससे और क्वेश्चन आते हैं कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे 1923 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जिन्होंने वह थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। वहीं कांग्रेस का गांव में होने वाला प्रथम आयोजन था, अधिवेशन था, वो कौन था? 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वहीं आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। और सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें है 1933 की। तो 1933 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी महिला ने, वो थी श्रीमती नेली सेन गुप्ता। नेली सेन गुप्ता। और कानपुर के तो जान रहे हैं सरोजनी नायडू, और इन्होंने किया था इन्हीं पेशेंट ने 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जैन मुनि जिन प्रभाशूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित थे? मोहम्मद बिन तुगलक से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। इसका मूल नाम क्या था? जूना खां था। ये भी एग्जाम में आया हुआ। उसने उलुग खां की उपाधि धारण किया था। उलुग खां की उपाधि धारण किया था। इसी के समय में 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता आया था 1333 ईस्वी में, जिसे इन्होंने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। वहीं बात करें, इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। वहीं बात करें इनके काल में, तुगलक के काल में एकमात्र मंगोल आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1398 से 29 के बीच हुआ था, तरमासिरीन के द्वारा। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ विद्रोह की, तो गुलबर्गा के निकट सागर के जागीरदार थे बहाउद्दीन गुरसाप्स का विद्रोह हुआ था। फिर जो है किसलू खां का विद्रोह हुआ था। फिर बंगाल विद्रोह 1328-29 में हुआ था। फिर विजयनगर का विद्रोह हुआ था और देवगिरी में विद्रोह हुआ था और बहमनी समाज की नींव डाली गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और इन्होंने एक नया विभाग अमीर कोही की स्थापना किया था, जो कृषि के लिए था। उसने कृषि की उन्नति के लिए ये जो है इसकी स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा कब किया गया था? तो मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा ये कब किया गया था? तो ये किया था 1822 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1822 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय से भी हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के राधापुर नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने संस्कृत की शिक्षा वाराणसी से तथा अरबी तथा फारसी की शिक्षा पटना से लिया था। कहाँ से? पटना से प्राप्त किया था। राजा राम मोहन राय न केवल हिंदू धर्म का गहन अध्ययन किया बल्कि इस्लाम व ईसाई धर्मों का भी अध्ययन किया था। इनकी प्रमुख फारसी में एक पुस्तक है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। वहीं बांग्ला में इसकी एक पत्रिका आई थी संवाद कॉमेडी। और वहीं बात करें फारसी भाषा में ये आया था। फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था 1822 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। क्या कहा था? युगदूत कहा था। जबकि अकबर द्वितीय, ये उत्तर मुगल काल शासक थे, अकबर द्वितीय, इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। वहीं इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन था असहयोग आंदोलन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। अच्छा, असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय सितंबर 1920 ईस्वी में
लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष जो अधिवेशन हुआ था उसमें लिया गया था। और इसका प्रस्ताव स्वयं जो है किसने पेश किया था? गांधी जी ने पेश किया था। 1920 का नागपुर जो अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर अधिवेशन के समय अध्यक्ष विजय राघवाचारी थे। कौन थे? विजय राघवाचारी नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव उसमें प्रस्तुत किया था चित्तरंजन दास, सीआर दास जी ने प्रस्तुत किया था। वहीं गांधी जी के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और जानते होंगे इसी दिन जो है तिलक की मृत्यु हुई थी। तिलक की मृत्यु जो है इसी दिन हो गई थी। तिलक स्मारक के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना भी किया गया था। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई उपाधियाँ, इन्होंने जो केसरे हिंद की उपाधि दिया था उसे लौटा दिया, जुलू युद्ध पदक उसे लौटा दिया और बौर पदक ये भी लौटा दिया था। वहीं जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। वहीं सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। वहीं बात करें विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को लेकर टैगोर ने क्या कहा था? तो यह कहा था यह निठुर बर्बादी है। यह कैसी बर्बादी है? निठुर बर्बादी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार यह किसके तहत दिया गया था? तो ये दिया गया था भारतीय परिषद यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं तो याद रखिएगा 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया था। वहीं बात करें 1892 की, तो इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। बजट पर बहस करने की जो है शक्ति प्रदान किया था। वहीं बात करें 1909, तो हम लोग जानते हैं मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था और बजट पर वाद विवाद का अधिकार मिला था। वहीं 1919 के अधिनियम की बात करें तो इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। भारत में एक लोक सेवा आयोग का भी जो है व्यवस्था किया गया। वहीं बात करें सिखों, ईसाई और आंग्ल भारतीय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का भी व्यवस्था किया गया और महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी पहली बार दिया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत। चलिए अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है। तो ये वर्णित किसमें? DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद 51 में वर्णित है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा, बिल्कुल सही है। इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया, ये भी सही है। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार किया था, ये गलत है। और इस मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने 2 संविधान सभाओं की मांग कभी स्वीकार नहीं किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संविधान के भाग 9 संबंधित है। तो भाग 9 संबंधित है पंचायत से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 का 3 क्वेश्चन बनते हैं भाग 9 से। 9 से तो संबंधित हो गया पंचायत। 9 का ए की बात करें तो 9 का ए में है नगर पालिका की चर्चा है। नगर पालिका की चर्चा है। वहीं बात करें 9 का बी यानी ख में क्या चीज़ का चर्चा है? तो सहकारी समितियां की चर्चा है। 9 का बी यानी ख में चर्चा है सहकारी समितियां। किसकी चर्चा है? सहकारी समितियां की चर्चा है। तो तीनों याद रखिएगा। 9 में पंचायत, 9 का ए में जो है नगर पालिका और सहकारी समितियां 9 का बी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में से कौन गलत है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उपबंध किया गया, बिल्कुल सही है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है, ये भी सही है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है, ये तो गलत है।
न्यूनतम उम्र सीमा कितना है, तो 30 वर्ष है, 30 ईयर है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक ना होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत ये रीट जारी करके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, हम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। 5 प्रकार के रीट, पहला तो हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना। उसके बाद परमादेश, इसमें होता, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं कि, या उपचार, यानी या जो है न्यायालय के विवेकाधीन है, या जिस लोग प्राधिकारी को संबोधित होता है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह उस सार्वजनिक कर्तव्य को करे जिससे करने से वह इनकार नहीं कर सकता है। वहीं बात करें उत्प्रेषण की, तो उत्प्रेषण का मतलब होता है सूचना देना या प्रमाणित होना। इससे किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, यानी हाई कोर्ट, निचला न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को जो है किसी न्यायिक निकायों को तब जारी करता है जब इस बात का संशय हो कि न्यायालय अपने अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया या निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, तब उसमें उत्प्रेषण ये रिट जारी की जाता है। वहीं बात करें प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, तो प्रतिषेध ये कब जारी होता है, तो प्रतिषेध या इसका मतलब होता है रोकना। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अपने न्याय क्षेत्र के अधिकारिता से बाहर के कार्यों को करने से रोकने के लिए यह जारी किया जाता है। और क्यो वारंटो मतलब अधिकार पृष्ठा, तो इसका शब्द होता है किसी प्राधिकार या वारंट के द्वारा। इसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मानव है, तो खाद्य श्रृंखला में मानव होता है प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग जानते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होता है, जो शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारी चीज़ खाते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। वहीं द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं, जो मांसाहारी खाते हैं, मांसाहारी खाते हैं। और तृतीय उपभोक्ता जो दोनों खाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं मानव किस में आता है, तो ये शाकाहारी चीज़ भी खाते, पेड़ पौधे भी खाते हैं, और जो है मांसाहारी चीज़ भी खाते हैं। तो ये दोनों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में है। बात करें 60 में, तो हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा, उसकी विधियां का वर्णन किस में है, ये 60 में वर्णित है। अनुच्छेद 71 की बात करें तो अनुच्छेद 71 में क्या चीज़ का वर्णन है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विषय इसमें वर्णित है। यानी चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति का क्षमादान की चर्चा है अनुच्छेद 72 में। चलिए अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया है कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो ये किया गया है 70वां संविधान संशोधन के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 69वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 69वां संविधान संशोधन ये 1991 में हुआ था, और इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया और दिल्ली में विधान सभा का भी व्यवस्था किया गया था। वहीं 70वां जो है तो ये किया गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ से दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा से निर्वाचित सदस्य भी भाग ले सकेंगे। 71वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था, और इसके तहत हम लोग जानते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़े गए, नमक यानी नमक
नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा जोड़े गए। वहीं 61वां संविधान संशोधन ये 1988 में हुआ था और इसके तहत हम लोग जानते हैं मतदान करने की जो आयु 21 वर्ष थी पहले, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिण शासक का उल्लेख किया है? तो इन्होंने अपनी आत्मकथा में जो है विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेवराय, उसकी चर्चा किया है, उसका उल्लेख है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बाबर की बात करें तो बाबर, तो देखें इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था, 1484 को हुआ था। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य की बात करें तो उसमें विजयनगर पर राज्य था किसका? कृष्णदेवराय, केडीआर का राज शासन चल रहा था। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में उसमें शासक थे लोधी, कौन थे? इब्राहिम लोधी। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में उसमें शासक थे मोहम्मद शाह, कौन थे? मोहम्मद शाह। मालवा की बात करें यानी गुजरात वाला क्षेत्र की बात करें तो वहाँ के शासक थे महमूद द्वितीय। वहीं बात करें गुजरात का तो वहाँ के बहादुर शाह वहाँ के शासक थे। वहीं बंगाल का बात करें तो नुसरत शाह वहाँ के शासक थे। और सिंध की बात करें शाह बेग अरमुन वहाँ के शासक थे। बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये तो सबको याद होगा, पानी पिया खाना खाया घर गया, चांद देखा घर गया। तो पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो 21 अप्रैल, अब तो पूरा दिन पूछा जा रहा है, तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध। खानवा का जो युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को हुआ, पूरा दिन याद रखना है। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को हुआ था। और घाघरा का जो युद्ध हुआ था यानी घग्घर का युद्ध हुआ था वह 5 मई 1529 को हुआ था। तो ये चारों याद रखना आपको। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण किया था। खानवा के युद्ध के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण किया था। खानवा के युद्ध में ही इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीपों में लवणीय जल में मगर पाया जाता है, यानी मगरमच्छ पाए जाते हैं, ये सही है। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में सुरु तथा टेपिर पाए जाते हैं, ये गलत है। आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किसने भविष्यवाणी की है, यानी की थी उस समय, कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में नहीं बल्कि जीवन की बेहतरीन तथा अन्य सामाजिक उपायों के लिए बहुत आवश्यक हो जाएगी। यह उस समय भविष्यवाणी किया था किसने? तो होमी जे भाभा ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होमी जहांगीर भाभा ने इसकी भविष्यवाणी की थी। चलिए समझते हैं इसके बारे में, कुछ जान लेते हैं। भारत में परमाणु अनुसंधान और ऊर्जा विकास कार्यक्रम के प्रणेता माने जाते हैं कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इन्हीं के दिशा निर्देशन में भारत में नाभिकीय विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान की नींव रखी गई थी। वर्ष 1948 ईस्वी में पारित ऊर्जा आयोग अधिनियम द्वारा शांतिपूर्ण उद्देश्यों को समर्पित परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था इन्हीं की अध्यक्षता में। इनकी अध्यक्षता में, होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। वो अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किया गया था। वहीं बात करें 1954 में जो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किया गया था वह जाकर 1967 में इंदिरा गांधी जो इसमें प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसका नाम रख दिया डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर। क्या रखा था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे शॉर्ट में कहते BARC रख दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जन सेवा क्षेत्र, पत्रकारिता क्षेत्र और साहित्य क्षेत्र, ये सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
रेवन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति जो थे वहाँ के रेवन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 ईस्वी से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 57 में हुआ था और दिया जा रहा है 58 के तहत। इसके तहत विजेता को एक स्वर्ण पदक $50,000 दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है: शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, रचनात्मक संचार और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए ये 5 क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह यह कहाँ है? यह दिल्ली में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें अजमेर में, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया, अजमेर में किसकी दरगाह है? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। जबकि फतेहपुर सिकरी की बात करें तो यहाँ है शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, इसका दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में। और आप लोग जानते होंगे यही सलीम जो थे, इसी से प्रभावित होकर अकबर ने जो अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? सलीम रखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कुला कांगड़ी पर्वत शिखर निम्न में से किस देश में है? तो कुला कांगड़ी पर्वत शिखर ये भूटान में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस देश में है? भूटान में है। भारत में हम लोग जानते हैं अरावली, विंध्य, सतपुड़ा ये सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। वहीं बात करें नेपाल में, तो नेपाल की चोटी, हिमालय का विस्तार नेपाल में भी है। तो इसकी यहाँ पे जो है हिमालय के माउंट एवरेस्ट ये कहाँ? नेपाल में पाए जाते हैं। वहीं बात करें श्रीलंका में, तो श्रीलंका की कुछ प्रमुख चोटी की अगर बात किया जाए तो श्रीलंका की प्रमुख चोटी हो गया पिद्रुगल्ला और नानू नुकुला, ये जो है श्रीलंका की प्रमुख चोटियाँ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करें। ये गलत ये लिखा हुआ है, इसे ये होना चाहिए कौन सा युग्म जो है सही सुलेमित है, सही सुलेमित है। तो देख लेते हैं वन्यजीव अधिनियम यह जो है 1972 में आया था, ये सही है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, ये भी सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1993 ये गलत है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में आया था। कब आया था? 92 में आया था। इससे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। मगरमच्छ प्रजनन ये कब लागू हुआ था? ये 1975 में लागू हुआ था। वहीं हंगुल परियोजना ये कब पारित हुआ था? 1970 में पारित हुआ था। गिद्ध संरक्षण अधिनियम ये 2011 में पारित हुआ था। कब? 2011 में पारित हुआ था। प्रश्न है विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? तो बुक में तो दिया हुआ ऑस्ट्रेलिया, मेरे अनुसार इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यूरेनियम उत्पादन की बात करें या भंडारण की बात करें तो कजाकिस्तान पहले नंबर पे है, उसके बाद कनाडा है दूसरे नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया है तीसरे नंबर पे और नाइजीरिया है चौथे नंबर पे। वहीं कोयला की बात करें तो कोयला में प्रथम स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे इंडिया है, तीसरे स्थान पे अमेरिका है, चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। वहीं बात करें लौह अयस्क उत्पादन में, इसमें भी चीन पहले स्थान पे है, जापान और भारत ये दूसरे स्थान पे है। कभी जापान कभी इंडिया दिखाया जाता है। फिर अमेरिका तीसरे स्थान पे है और रूस जो है रसिया ये तीसरे स्थान पे है। सोना की बात करें तो सोना में इसमें भी चीन पहले नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है, रूस तीसरे नंबर पे है और अमेरिका चौथे नंबर पे है। वहीं बात करें हीरा की बात करें तो हीरा में रूस जो है पहले नंबर पे है, बोत्सवाना ये दूसरे नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे है और कांगो जो है चौथे नंबर पे है। वहीं बात करें पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम में अमेरिका पहले स्थान पे है, सऊदी अरब दूसरे नंबर पे है, रसिया तीसरे नंबर पे है और ईरान जो है यह चौथे नंबर पे है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है
गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल यह है महाराष्ट्र के नासिक जिला के पास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है और जाके मिलती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भारत में कुल लंबाई है इसकी, यानी इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे हम लोग बृहद गंगा भी कहते हैं, दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। सहायक नदी की बात करें इसकी, तो इसकी सहायक नदी पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, शबरी, पूर्णा, वैन गंगा, प्रवदा और वर्धा गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी। वहीं कुर्ज जिला ब्रह्मगिरी की बात करें तो यहाँ से जो है कावेरी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। वहीं बात करें महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट, तो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो महाबलेश्वर पश्चिमी घाट से यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णा नदी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या होती है? तो वित्त आयोग में अध्यक्ष को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या अगर पूछा जाए तो 5 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 होती है। इस वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद आर्टिकल कितना में है? 280 में है। इसे भी याद रखना है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्य होता है संघ और राज्य के बीच जो राशि यानी जो कर आते हैं उसे बंटवारा करना, राष्ट्रपति को वित्त के मामले में सलाह देना। वहीं बात करें प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी थे। और वर्तमान में प्रेजेंट में जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देख लेते हैं। तो इसमें लो अयस्क हुआ नोवा मुंडी। कोयला की बात करें तो धनबाद वाला क्षेत्र, जस्ता की बात करें तो ये जावर क्षेत्र, और तांबा की बात करें तो ये खेतड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। देख लेते हैं 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो जास्कर श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम लोग जानते हैं काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। वहीं बात करें वृहद हिमालय, तो वृहद हिमालय की बात करें तो इसके अंतर्गत जो ऊंची चोटियाँ जितनी भी हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो या फिर कंचनजंगा हो, ये कंचनजंगा हो, या फिर नंगा पर्वत हो, नंदा देवी हो, कामेट हो, नामचा बर्मा हो, ये सारे वृहद हिमालय में आते हैं। वहीं लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और महाभारत श्रेणियाँ ये लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। वहीं शिवालिक हिमालय, तो ये हिमालय का निचला भाग है और हिमालय का नवीनतम भाग है। इसकी काठमांडू जो श्रेणी घाटी है वह इसके अंतर्गत आती हैं। वहीं जो है देहरादून, हरिद्वार, ये जो है किस में आते हैं? ये सारे जो है शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी फर्म की विशेषता या विशेषताएं हैं? तो पूंजीवादी फर्म की विशेषताएं की बात करें तो क्या हो जाएगा? बाजार के लिए उत्पादन, ये है। उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व, ये भी है। पूंजीवाद की बात हो रही है। पूंजी का निरंतर संचय, ये भी है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। समझते हैं इसे अच्छे से। 1 वाट सेकेंड बराबर होता है 1 जूल। वहीं 1 वाट आवर बराबर कितना होगा? तो सेकेंड को आवर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3600 जूल। कितना हो जाएगा? 3600 जूल। वहीं 1 किलोवाट आवर बराबर ये कितना हो जाएगा?
तो इधर 3600 और यहाँ जो है वाट को किलो में चेंज किए, तो किलो में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करेंगे तो 1000 जूल, यानी 3600 गुना 1000 जूल। यानी इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 5 जीरो और यहाँ दशमलव लगाए तो 1 जीरो, यानी 6 जीरो हो जाएगा। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट आवर घंटा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए समझते हैं। उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस हुआ, ये इसका केंद्र हो गया, इसका केंद्र, और वहीं इसका अगर मान लेते हैं इसका जो है फोकस, इसका फोकस यहाँ हो गया, फोकस एफ मान ली यहाँ, एफ मान ली यहाँ, वस्तु को रख लिए इस पॉइंट पे, तो ये वस्तु हो गया। ए बी मान लिए एक वस्तु है, ए बी एक वस्तु है, तो एक जो रेखा है, एक जो किरण है वह लेंस पे जाएगी और टकरा के ये जो है मुख्य अक्ष की तरफ मुड़ेगी। वहीं दूसरी जो इसके केंद्र से गुजरेगा तो इसे मिलाने वाली जो रेखा है यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा बी डैश ए डैश बी डैश पर। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये तो बनेगा काल्पनिक, क्योंकि वास्तविक तो इधर बनेगा, इधर काल्पनिक बनेगा। और बनेगा कैसा? तो जैसा वस्तु है उसी आकार का, यानी सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी पर पड़ी हुई वस्तुओं में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होता है तो शून्य होता है। पृथ्वी पर जैसे वस्तु टच कर लेगी तो उसका गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन आदर्श गैस के संबंध में सत्य नहीं है? देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं। ये गैस ताप व दाब की सभी अवस्थाओं में बॉयल, चार्ल्स एवं दाब के नियमों को पूर्णतः पालन करती है। बिल्कुल सही। इसके आयतन प्रसार गुणांक व दाब प्रसार गुणांक बराबर होते हैं, ये भी सही है। इनको अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है, ये तो गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनके अणुओं के बीच ना तो आकर्षण और ना ही विकर्षण बल लगता है, ना आकर्षण और ना ही विकर्षण बल लगता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट और हर्ज पर होती है? तो वो उसका वोल्टेज होता है 220 और हर्ज होता है 50 हर्ज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो यह अम्ल होता है HCl। कौन सा? HCl। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HCl। ये जो पेट में इसका निर्माण होता है और जैसे भोजन पेट में जाता है HCl उसमें मिलकर उसमें जो जीवाणु है उसे नष्ट कर देता है। चलिए अगला प्रश्न। निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है? तो बीजांड से बीज बनता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए समझते हैं बीजांड से बीज बनता है तो फल किससे बनता है? मैप में समझ लेते हैं। तो हम लोग को देखना है कि बीज का निर्माण, तो ये हुआ मादा भाग जिसे जयांग कहते हैं। अब जो फूल का जो नर भाग होता है उसे पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। तो यहाँ पे ये इसका जो भाग होता है ये सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र कहलाता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये वर्तिका कहलाता है। और ये वाला जो भाग है यह क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। यही अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। ये देख रहे हैं ये वाला भाग, ये जो भाग है यह है बीजांड। इसी से जो है बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। और वहीं बात करें फल का, तो ये पूरा अंडाशय से जो है फल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फल प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र है। तो इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में आता है क्या? तो ये आता है टेकोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं मल्टीमीटर की बात करें तो ये बहुउपयोगी होता है। इससे हम लोग विद्युत धारा यानी AC DC सप्लाई जांच करते हैं। वहीं बात करें आमीटर, तो विद्युत धारा, आमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? विद्युत धारा नापते हैं। वहीं अनीमोमीटर, तो
तो यह इससे हम लोग हवा की शक्ति और गति नापते हैं। कह सकते हैं हवा की गति और शक्ति, गति और शक्ति नापते हैं, गति और शक्ति नापते हैं। वहीं अल्टीमीटर की बात करें तो अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापा जाता है। किससे? अल्टीमीटर से। अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करेगा? तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा स्टार्च का जलीय विलयन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, टिंडल प्रभाव होता क्या है समझते हैं। जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं, जब उसमें तीव्र लाइट गुजारते हैं तो इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइडी कण काली पृष्ठभूमि में आल्पिन की नोक की भांति चमकते हैं। इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है, शर्करा होता है, अमीनो अम्ल नहीं होता, अमीनो अम्ल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीनो अम्ल। ये प्रोटीन का प्रकार होता है, प्रोटीन का प्रकार होता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की बात आई तो हम लोग जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इसका रेशियो बहुत बार एग्जाम में आया है। तो इनका रेशियो होता है 1:2:1 में, हमेशा इसी अनुपात में होते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है हम लोगों को। कार्बन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की बात करें, यह सबसे सरल अवस्था में पाया जाता है। ग्लूकोज, लैक्टोज ये सारे मोनोसेकेराइड होते हैं। डाइसेकेराइड की बात करें तो समान या भिन्न मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन से इसका निर्माण होता है। जैसे माल्टोज, माल्टोज यह जो है मोनोसेकेराइड है, ये क्या है? डाइसेकेराइड है। माल्टोज डाइसेकेराइड है। सुक्रोज यह भी डाइसेकेराइड और लैक्टोज यह भी डाइसेकेराइड है। वहीं पॉलीसेकेराइड की बात करें तो मोनोसेकेराइड के कई अणुओं से मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। इसके उदाहरण हो गया स्टार्च। स्टार्च क्या हो गया? ये पॉलीसेकेराइड हो गया। वहीं काइटिन यह भी पॉलीसेकेराइड है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न कक्षाओं के ऊर्जा स्तर नाभिक के दूर जाने पे बढ़ता है। जैसे जैसे नाभिक से हम लोग दूर जाएंगे उसका ऊर्जा स्तर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वह प्रकाश के गुण और मात्रा दोनों पर निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो हम लोग जानते हैं वातावरण से CO2 लेकर, जमीन से जल लेकर, सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में ये अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं C6H12O6 और इसके साथ H2O यानी जल और ऑक्सीजन का भी जो है निर्माण होता है, O2 का निर्माण होता है। इसे बैलेंस कर लीजिए, ये 6 हो जाएगा और इधर अगर करें तो 6O2 हो जाएगा, 6O2 और 6H2 भी हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है वह 2 प्रकार का, एक होता है प्रकाश रासायनिक क्रिया और दूसरा होता है प्रकाशहीन रासायनिक क्रिया, यानी एक सनलाइट में होना और एक जो है प्रकाश की अनुपस्थिति में होना। तो जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है वह ग्रेना में होता है। कहाँ होता है? प्रकाशीय रासायनिक क्रिया जो होती है वह ग्रेना में होती है, जबकि रासायनिक या कह सकते हैं रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया वह जो है किस में होता है? स्ट्रोमा में होता है। किस में होता है? स्ट्रोमा में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सूर्य विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है।
तो कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है उत्पादक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ पौधे ये सारे उत्पादक जो है कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गोईपुरिया समिति का संबंध है। तो गोईपुरिया समिति का संबंध किससे है? तो गोईपुरिया समिति का संबंध है बैंक सेवा क्षेत्र से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक सेवा क्षेत्र से। चलिए कुछ प्रमुख समितियां हम लोग देख लेते हैं, समझते हैं उसे। बात करें स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन समिति इसका संबंध था जनसंख्या नीति, जनसंख्या नीति। वहीं बात करें जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से, प्रतिभूति घोटाला से। वहीं दांतेवाला समिति, तो दांतेवाला समिति ये बेरोजगारी के अनुमान से, बेरोजगारी के अनुमान से। सरकरिया समिति का संबंध हम लोग जानते हैं केंद्र राज्य संबंध से था। गोस्वामी समिति, गोस्वामी समिति तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। औद्योगिक रुग्णता, औद्योगिक रुग्णता से। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार, बीमा क्षेत्र सुधार से किसका संबंध है? तो मल्होत्रा समिति। वहीं कृषि खास की बात करें तो खुसरो समिति का संबंध, खुसरो समिति का संबंध कृषि खास से था। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण की बात करें तो इसमें अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा उत्पाद कर, सीमा शुल्क और बिक्री कर, यानी 1, 2 और 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति कर यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर का बात करें तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आ जाते हैं आयकर, ये आयकर, आयकर, निगम कर, निगम कर, उपहार कर, उपहार कर, फिर भू राजस्व कर, कृषि पर आय कर, लाभांश कर, पूंजी लाभ कर, ये ब्याज कर, ये सारे जो है प्रत्यक्ष कर हैं। जबकि अप्रत्यक्ष की बात करें तो उत्पाद कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, बिक्री कर, उसके बाद करें स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, विज्ञापन पर कर, शिक्षा उपकर, यह राज्य सरकार का जो है अप्रत्यक्ष कर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक निश्चित समय अवधि में कीमत भी उसका क्या हो जाए? आधा हो जाए, यानी कीमत भी गिर जाए, यानी आधा गिर जाए और मौद्रिक आय भी उसका जो है गिर जाए, तो उसका जो वास्तविक आय होगा वह जो है अपरिवर्तित रहेगा, वह परिवर्तित नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये था एडुटेरिया की तरफ से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट, सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।